हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम पूरा बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 10-12 साल में बोर्ड में आए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बेसिक ऑफ बैलेंसिंग। हम बैलेंसिंग करते क्यों है और बैलेंसिंग में क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। आपको पता है एक केमिकल रिएक्शन में इधर होता है रिएक्टेंट और इधर होता है प्रोडक्ट। मतलब राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है आपका रिएक्टेंट। ठीक है। अब मैंने अगर आपको याद हो कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हम बैलेंसिंग इसलिए करते हैं बिकॉज हम 9th में पढ़कर आए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना मास बनता है ना मास टूटता है। तो अब हम देखा है कि मास ना बनता है ना टूटता है। तो एक सिंपल का लॉजिक है बैलेंसिंग का। अगर मास लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 10 है तो राइट हैंड साइड पे भी 10 मास रहना चाहिए, क्योंकि मास ना बनता है ना टूटता है। तो बैलेंसिंग यही से आपकी बैलेंसिंग निकली है। आपको एक रिएक्शन दिया रहेगा एरो के लेफ्ट साइड में, आपको रिएक्टेंट दिए रहेंगे और इधर दिया रहेगा आपको प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे। आपको इधर वाले एलिमेंट जितने भी होंगे और इधर एलिमेंट जितने भी होंगे, आपको उन्हें जो है इक्वल करना है। तो उसे ही हम कहते हैं बैलेंसिंग। आपको उन्हें बैलेंस करना है कि जितने लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने ही राइट हैंड साइड पे होंगे। अब हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा बैलेंसिंग शुरू करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल जैसे लेता हूँ छोटा सा। तो एक है H2 प्लस F2 गिव्स HF। ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है। अब आपको इसे बैलेंस करना है। आपने इधर देखा, इधर आप पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर आप पे फ्लोरीन कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, फ्लोरीन एक है। तो अब हम इसे बैलेंस कैसे करें? तो कभी भी बैलेंसिंग करते हुए हमेशा नंबर जो भी होते हैं वो एलिमेंट के आगे बॉक्स बना कर लिखे जाते हैं। ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर F2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिया हमने तो 2H भी हो जाएगा और 2F भी हो जाएगा। तो मतलब अब ये हमारा बैलेंस हो चुका है। इधर H2 था, H2 हमारे इधर भी हो चुका, और इधर F2 था तो इधर भी हमारा F2 हो चुका है। और ये आपने इस इक्वेशन को कर दिया बैलेंस। लेकिन आगे और बैलेंसिंग करने से पहले मैं आपको एक दो रूल बता देता हूँ जो बहुत सिंपल से है, उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। हमेशा अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है तो ये जो है ये मल्टीप्लाई होंगे अक्षर। तो ये हो जाएगा H4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होंगे ऐसे। ठीक है। जैसे H2 लिखा है तो ये मल्टीप्लाई होंगे,
और जब अगर ये लिखा है H2 ब्रैकेट में 3, तो ये यहाँ पे होंगे प्लस, यहाँ पे ये होंगे प्लस। और अगर ये एक नीचे लिखा रहता और ये 2 यहाँ रहता तो ये होते हैं मल्टीप्लाई। ये सिंपल सा रूल है। अब हम अपनी बैलेंसिंग करते हैं स्टार्ट। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया है, एक बार मैं दोबारा दे देता हूँ। H2 प्लस F2, इसके भी हमने बैलेंसिंग की थी, हमने 2HF लिख दिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल है Cu प्लस O2, थोड़ी झींगा छोड़ देता हूँ, रुको। Cu प्लस O2 गिव्स, आपको देखता है वो CuO, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है 2Cu प्लस O2 गिव्स CuO। अब हमने इधर देखा कि यहाँ पे Cu 2 है, O2 ऑक्सीजन भी कितनी है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में Cu भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? सेम ऐसे जैसे हमने इस वाले एग्जाम्पल को किया, हम इसके आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब आपको पेपर पे ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको दे देंगे C प्लस O2 गिव्स CO2, आपको कहेंगे बैलेंस द इक्वेशन। अब आप देखिए C यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी कितना है, 1। O2 कितना है, 2, और यहाँ पे O2 कितना है, 2। तो मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो अब आपको वहाँ पे कहेंगे बैलेंस द इक्वेशन, बच्चे का दिमाग घुमाने के लिए। तो आपको वापस साफ लिखना है दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। अब आगे चलते हैं। आगे आपका 2H2 प्लस O2, रुकिए, आपका है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये आपने बहुत जगह पढ़ी होगी ये वाली इक्वेशन। अब इसे कैसे बैलेंस करें? अब आप हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। और मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे बैलेंसिंग करते हुए नहीं लिखते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं तो इसके आगे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हम कभी भी हाँ नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो 2 जो 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया। तो अगर हम हाइड्रोजन के आगे भी यहाँ पे 2 लगा दें तो अभी हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके आगे एक और आपके पास है 2H2, नहीं ये वाला हो चुका है। अब इससे अगला करते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3। आप पे यह है कि N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3, आपको इसे बैलेंस करना। इधर नाइट्रोजन कितना है, 2, लेकिन इधर कितना है, 1, तो अब इसका आगे 2 लगा देंगे। और इधर हाइड्रोजन कितना है, 6, इधर कितना है, 6, तो ये हमारा इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। अभी हमने जितने भी इक्वेशन करी वो 5 की 5 इक्वेशन छोटे छोटे इक्वेशन थी, वो आपके पेपर में नहीं आएगी। छोटी छोटी चीज़ें नहीं देंगे, वो ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशन देंगे, तो हम इसे बैलेंस करना सीख लेते हैं।
पहला एग्जांपल है CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। तो आइए इसे बैलेंस करते हैं। आपके पास है C6H12, आपके पास है CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस O2। आपके पास ये इक्वेशन है और ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपके दो चैप्टर में, एक तो इस वाले चैप्टर पे, चैप्टर फर्स्ट में, और एक चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में, और आपको दोनों तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो वो आपको दे देगा कि ये वाला एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो आपको कह देगा एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो और उसे बैलेंस करो। या फिर आपके चैप्टर 6 से भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, आपको कह देगा कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो और बैलेंस करो। यह फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है जो आपका पेपर में आ सकता है। और इसे बैलेंस करने का बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, जो दिमाग ना लगाना चाहे उसके लिए। जहाँ जहाँ पे 6 नहीं लिखा है वहाँ पे 6 लिखो। CO के आगे 6 नहीं है, लगा दो। H2O में 6 नहीं है, लगा दो। C6 और O6 यहाँ पे 6 है तो इसमें मत लगाओ, और O2 में 6 नहीं है तो यहाँ पे 6 लगा दो। यह आपकी हो गई इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, जो मतलब टेंशन नहीं लेना चाहते उन वाले बच्चों के लिए। अब है थोड़ा दिमाग से करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, सबसे पहले है हम देखते हैं C, कार्बन कितना है। कार्बन है 6, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना दे रखा है आपको, 1, तो हम इसका आगे लगा देंगे 6। लेकिन ऑक्सीजन कितनी हो गई है, 12। ठीक है, ऑक्सीजन हो गई है 12, इसे हम अभी देखेंगे। तो ये ऑक्सीजन 12 हो गई, तो हम यहाँ पे इसे लगा देते हैं 6, तो ऑक्सीजन 12 हो गई, 6 आपके कार्बन हो गए, मतलब ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब H2 है तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12। तो अगर हम इसके आगे 6 लगा देंगे तो 6 2 जो होता है 12, तो हाइड्रोजन आपके 12 होगा और ऑक्सीजन 6 हो गए, तो मतलब आपका ये वाला पार्ट भी बैलेंस हो चुका है। तो आपकी ये वाली इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब इससे अगली इक्वेशन बैलेंस करते हैं। इससे अगली इक्वेशन आपकी क्या है, SiCl4 प्लस H2O गिव्स H4SiO4 प्लस HCl। इसे करते हैं बैलेंस। इक्वेशन है SiCl4 प्लस H2O gives H4Si4 प्लस HCl। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। इधर Si कितना है, 1, और यहाँ पे भी Si कितना है, सिलिकॉन 1। यह Cl कितना है, 4, लेकिन यह Cl है 1, तो अब हम इसके आगे 4 लगा देंगे तो Cl4 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हैं, 4, और 4 हाइड्रोजन यहाँ, तो 8 हाइड्रोजन है, और लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अगर हम इसका आगे 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गई, तो आपका हो गया ये बैलेंस।
अब अगली इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अगली इक्वेशन है Al प्लस Cl HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। अब अगली इक्वेशन है Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। इस वाले इक्वेशन को हम कुछ अलग तरीके से बैलेंस करेंगे। हम Al को नहीं देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है Al और Al बैलेंस है, तो हम चलते हैं HCl पे। H हाइड्रोजन यहाँ कितना दे रखा है 2, लेकिन यहाँ कितना है 1, तो अभी हम 2 नहीं लगाएंगे इसका आगे, हम Cl को देखेंगे। यहाँ Cl कितना दे रखा है आपको 3, लेकिन यहाँ कितना है आपके पास Cl है 1, ठीक है। तो हम Cl3 है लेकिन यहाँ पे Cl है 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे है 1, तो यहाँ आ गया। आप यहाँ पे आप अगर हम 6 लिख देंगे तो हाइड्रोजन आपका, यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे Cl भी 6 हो चुका है। अगर Cl 6 हो गया तो हमें यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें Cl को 6 करना है, और अगर Cl 6 हो गया तो Al भी तो 2 हो चुका है, तो हम यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो हमारी वाली इक्वेशन हो गई बैलेंस। हमारी इक्वेशन बनी 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2, ठीक है। अब हम करते हैं अगली इक्वेशन को बैलेंस। आपकी अगली इक्वेशन है Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यह आपकी इक्वेशन है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं Na2 प्लस CO3 gives HCl, सॉरी गलत हो गई, CO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यह आपकी इक्वेशन है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। इधर आप देखोगे इक्वेशन आपको बड़ी दे रखी है, बच्चे डर जाएंगे, लेकिन है बिल्कुल आसान। इधर आप देखिए कि Na यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पे Na कितना है 2, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अगर यहाँ पे 2 लग गया तो Cl NaCl जो है यहाँ पे Cl भी 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अगर ये 2 हो गया तो H2 हो जाएगा, और हमें H2 तो यहाँ पर चाहिए था, तो हमारी इक्वेशन हो गई ये भी बैलेंस। अब हम करते हैं अगली इक्वेशन को बैलेंस। अगली इक्वेशन है हमारी C7H6O2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। आइए पहले इसे लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसे अच्छे से बैलेंस। इक्वेशन आपकी C7H6O2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो अब हम इसे करते हैं बैलेंस। इसमें थोड़ा आपका दिमाग लगेगा। यहाँ पर C देखिए, सबसे पहले यहाँ पर C है 1, लेकिन यहाँ पर C है 7,
तो सबसे पहले हम सी को बैलेंस करते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो सी हो गया 14, तो हमें यहाँ पर भी 14 लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका अगर C14 हो गया तो हाइड्रोजन आपके यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन आपके दे रखा है 6। तो अगर हमने यहाँ पर 3 लगा दिया तो हाइड्रोजन पे कितना हो गया हमारा 6। तो हमारी ये वाली इक्वेशन हो गई पूरी अच्छे से बैलेंस। अब हम करते हैं अगले इक्वेशन को बैलेंस। अब हम एक इक्वेशन और बैलेंस करते हैं, ये वाली। उसके बाद बाकी जितने भी इक्वेशन बची है, ये 2 और ये 2, ये आपकी होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं होती है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, और हो सका तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका आंसर भी आपको दे दूँगा। आप करने की इनकी कोशिश करिएगा। हम जो है ये वाली इक्वेशन बैलेंस करते हैं। KClO3 gives KClO4 plus KCl। अभी करते हैं हम इसे बैलेंस। आपकी है KClO3 gives KClO4 plus KCl। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। इधर आप देखिए, इधर आपके पास है KCl और इधर KCl है। इधर एक KCl है लेकिन इधर 2 KCl है, एक ये और एक ये। तो हमें 2 KCl तो करने हैं, लेकिन उससे भी पहले हम ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है 3 और यहाँ ऑक्सीजन है 4। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, मैं 3 है, तो हमें इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा पहले। और 4 और 3 का कोई ऐसा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता है वो है 12, तो हमें 12 बनाना पड़ेगा। तो 3 4 जा 12 होता है और 4 3 जा 12 होता है। तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और साथ साथ हमारा KCl भी बैलेंस हो गया। इधर 4 KCl है, एक KCl हमारे 3 KCl ये रहा, और एक KCl हमारा यहाँ पर हो गया। तो हमारी ये वाली इक्वेशन भी हो गई बैलेंस। ये वाली इक्वेशन भी है आपकी 11वीं इक्वेशन। ये वाली तो इक्वेशन है ही, उसके बाद ये वाली भी इक्वेशन है। ये भी आपकी होमवर्क है, ठीक है। इसे आप करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम सीधा आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि इस चैप्टर के आ सकते हैं। तो आते हैं हम सीधा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको थोड़े थोड़े हिंट दे दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे जो इससे पहले 2 लेक्चर हुआ आप पूरा अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है, वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन का अपोजिट इसलिए कहते हैं बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट होता है, और जबकि डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट मतलब उल्टा कहते हैं। इसके बाद आता है वाई सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन डार्क बॉटल। यह मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में भी बताया था। इसकी इक्वेशन है, मैं आपको वो इक्वेशन बताता हूँ। इसकी इक्वेशन है AgCl। अगर आप इसे सनलाइट में रख देंगे तो आपको ये देगा Ag प्लस Cl2। तो आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है
वाई सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन डार्क बोतल। अब उसे डार्क बोतल या कलर बोतल में क्यों रखते हैं? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल बी ब्रेक इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। इसका इस इक्वेशन से आपका आंसर आ गया। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, आपके पेपर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट हैपन इफ सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट विद सनलाइट, ये सेम क्वेश्चन है। इसे हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद वाई रेस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसका भी आपका सिंपल आंसर है, बिकॉज रेस्पायरेशन की जो अभी मैं आपको इक्वेशन लिखता हूँ, रेस्पायरेशन की इक्वेशन है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 जो हम सांस लेते हैं गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है? बिकॉज इन रेस्पायरेशन एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी जो है बाहर निकल रही है, इसलिए हम जो है रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिनमें हीट, लाइट और एनर्जी लिबरेट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद आपका अगला है वाई फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मैंने अभी इक्वेशन बैलेंस की थी, ये वाली आपको याद हो, ये वाली इक्वेशन अभी हमने बैलेंस की थी। सबसे पहले इक्वेशन ये है आपके फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन, और इसमें जो है आपको यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल डालना पड़ेगा जब ये वाली रिएक्शन होती है। ये मैंने लेक्चर सेकंड में भी आपको बताया है। तो इसी में इस चीज़ का आंसर है इस क्वेश्चन का। वाई फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है जो कि सनलाइट होती है। ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिन्हें कंप्लीट करवाने के लिए हमें हीट या लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। इसके आगे आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाई रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज अपोजिट टू ईच अदर। वो आपको पता ही चल गया होगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और जबकि रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए ये एक दूसरे से अपोजिट है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में ही आपको बताया था। केमिकल चेंज होता है इरिवर्सिबल चेंज, जो चेंज एक बार हो गया तो उसे हम दोबारा उसके पुराने रूप में नहीं ला सकते। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। जबकि फिजिकल चेंज आपका है रिवर्सिबल चेंज, जिसे हम बार बार रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस मेल्ट हो जाती है तो हम उसे दोबारा आइस बना सकते हैं। इसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का आपके साल में 3 जो एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड, इन तीनों में से किसी एक पेपर में पक्का आपका ये क्वेश्चन आएगा वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। हम उसे साफ़ क्यों करते हैं जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को? तो इसका सिंपल का आंसर है मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज it has a protective layer of magnesium oxide and carbonate which prevent it from burning। इस पे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसे जलने से रोकती है, इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करते हैं। इसके बाद आपका है वाई केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। ये मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद है
व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिफाइन दैम। सिंपल सा आंसर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपको डिफाइन करना है। तो आप ये भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट वो होता है जो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में होते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट, आपके रिएक्टेंट की अगर डेफिनेशन लिखने को आती है, इन केमिकल रिएक्शन लेफ्ट साइड एलिमेंट आर नोन एज रिएक्टेंट और राइट हैंड एलिमेंट को हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ये आपका पेपर में आ सकता है क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। ये हमने पढ़ा जरूर है इस चैप्टर में, लेकिन ये दूसरा नाम है। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। द chemical equation which are unbalanced are known as skeleton chemical equation। इसका अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो ये सारे आपके इसके एग्जांपल है। ठीक है, ये सब आपको एग्जांपल है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन के, क्योंकि ये सारे अनबैलेंस है, हमने इन्हें यहाँ पर बैलेंस किया है। ठीक है, आपका स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, आज के लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लीजिएगा, और जो भी मैंने तीनों पहले 2 लेक्चर में बताया था और आज में जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसका बाद है, व्हाट इज करोजन एंड राइट्स अ मेथड प्रिवेंट फ्रॉम करोजन। करोजन क्या होता है, जब भी मेटल करोड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ये एंड ऑक्सीजन, तो उसे हम कहते हैं करोजन। वेर मेटल गेट करोड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड करोजन। हम इससे कैसे पढ़ सकते हैं, तो हम अप्लाई ग्रीस कर सकते हैं, हम अप्लाई पेंट कर सकते हैं, और गैल्वनाइजेशन हमने पढ़ा था लेक्चर 2 में। हम ये सब लगा के हम जो है करोजन से बच सकते हैं। इसके बाद रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब भी किसी भी खाने का ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम इसे कहते हैं रेंसिडिटी। और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसे भी हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। हम इससे बच सकते हैं ऐड नाइट्रोजन को ऐड करके। ठीक है, हम ऐड करके हम जो है बच सकते हैं एयर ऐड करके बॉक्स में। ठीक है, हम बच सकते हैं इससे कि हम जो अपना फूड स्टोर करें रेफ्रिजरेटर में या फिर एयर टाइट कंटेनर में। और हम बच सकते हैं कि हम जो है उसे उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दे, तो उससे भी हम बच सकते हैं रेंसिडिटी होने से। अब फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत लोग रस्ट को करोजन मानते हैं, मैंने लेक्चर 2 में भी बताया था रस्टिंग जो है करोजन नहीं होती है। और आपका रस्ट का फॉर्मूला कुछ लोग लिखते हैं Fe2CO3 डॉट एक्स H2O। एक्स होता है जितने भी मात्रा आपको H2O के उसमें है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है रस्ट का। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एक्स डाल के, बिकॉज हर बार वाटर की जो मात्रा होती है वो फिक्स नहीं होती है। लेकिन अगर आपको जर्नल फॉर्मूला जानना है कि अगर आपको उसमें वाटर की मात्रा भी हो, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है Fe2CO3 डॉट 32H2O। यह आपका फॉर्मूला है रस्ट का। अब इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, शायद नहीं 2 क्वेश्चन है अभी मैं आपको बताता हूँ। वाई एवरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कंसिडर एज एन रेडॉक्स रिएक्शन। हम जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत क्यों मानते हैं? वो इसलिए, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें रिडक्शन भी होती है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड होती है तो वो किसी चीज़ से घट भी रही होती है। इसलिए हम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन मानते हैं। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, आपको इसे भी याद करना है। फोटोलाइटिक होता है, फोटो मतलब सनलाइट, जो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन है उसे फोटोलाइटिक कहते हैं। थर्मोलाइटिक होता है आपका हीट, थर्मो मतलब होता है हीट, जो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो या डिकम्पोजिशन हो उसे हम कहते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक लास्ट वाला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर जल्दी आएगा, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आपको कौन कौन से चैप्टर चाहिए अगले, वो आप कमेंट करके बताइए। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।